हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IK स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की थर्ड चैप्टर, यानी कि जो बायोबेसिस थर्ड चैप्टर है। ऐसे NCERT में आपको 7th चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। और ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी पहले वाली जो 9th की वीडियो मैंने डाली थी, तो उसके अंदर मैंने टिश्यू चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट किया था। वहाँ पे काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यू किस तरीके से काम करता है, बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस तरीके के टिश्यूज काम करते हैं प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख रखी हैं। तो अगर आपने 9th की वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको 9th की सारी वीडियोस, जो टिश्यूज चैप्टर की सारी वीडियोज़ हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं, वो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, पहले हम डाइवर्सिटी समझ लें। तो डाइवर्सिटी क्या होता है? ये डाइवर्सिटी होता है किसी खास क्षेत्रफल के अंदर, किसी खास एरिया के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या है, मतलब कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मंकी भी पाया जा रहा है, काऊ भी पाया जा रहा है, मैंस भी पाए जा रहे हैं, मंकीज की भी बहुत सारे वैरायटीज पाए जा रहे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट पाए जा रहे हैं, बहुत सारे मैमल्स पाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब एक साथ पाई जाएंगी तो ये क्या हो गया, ये कहलाता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जितने भी सजीव पदार्थ हैं उनका। लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो सजीव पदार्थ। तो सजीव पदार्थों की जो किसी खास क्षेत्रफल के अंदर जो जनसंख्या है, जितनी मात्रा है, जीवों के प्रकारों की मात्रा है, उसको हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए डाइवर्सिटी कहाँ है हमारे इंडिया के अंदर। अगर पूछा जाए कि मोस्ट डाइवर्सिटी का एरिया कौन सा है, तो वो है मेघालय, यानी कि पश्चिमी घाटी पहाड़ी का एरिया जो आता है। पूरा जो ऊपर का ये जो एरिया देखते हैं आप, जो हमारे अगर मैप में देखें तो मैप में जो इस तरीके से पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिमी घाटी पहाड़ी, जिसमें नेपाल आपका आता है, उसके बाद फिर इधर मेघालय वगैरह, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीजें जो आती हैं। तो ये आपका एक डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है हमारे इंडिया के अंदर। और ऐसे अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो पाई जाती है अमेजन बेसिन के जंगलों के आसपास। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी कैसे हम पहचानेंगे चीजों को कि डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है। अब देखिए मैन, मंकी और काऊ, तीनों क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये तो आप भी जानते हैं, बहुत बच्चे बचपन से जान रहे हैं कि ये तीनों क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के होने के साथ साथ इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। तो सिमिलैरिटीज क्या क्या है? तो ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये भोजन करते हैं, ये सांस लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें क्या हो गई, इनके अंदर सिमिलैरिटीज हो गई। लेकिन बाहर से जब आप देखते हो तो क्या आदमी और बंदर एक जैसा दिखता है? नहीं ना। तो और काऊ, क्या बंदर की तरह ही काऊ दिखता है? नहीं दिखता है। या फिर फ्रॉग को ले लें, क्या फ्रॉग काऊ की तरह दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो ये सिमिलैरिटीज तो हैं कि वो सांस ले रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे डिसएबिलिटीज भी हैं, जिसके कारण इन सभी को अलग अलग क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, अलग अलग ग्रुपों में बांटना जरूरी है। अब देखिए, अगर हम मैंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि मैंस के अंदर जितने भी कैरेक्टर होंगे वो काउस के अंदर भी पाए जाएंगे, वो मंकी के अंदर भी पाए जाएंगे। पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से अलग अलग जीवों में अंतर पाया जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया केवल कैरेक्टर के आधार पे, लेकिन उसके अलावा हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो बैक्टीरिया से लेके ब्लू व्हेल तक, यानी ब्लू व्हेल जो है हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जीव माना जाता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। और बैक्टीरिया बहुत छोटे जीव है, इतने छोटे जिसको हम माइक्रोस्कोप के बिना तो देख भी नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा, ये पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों लिविंग है। लेकिन अब ये हमें पढ़ना है
कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े हैं, है ना। इन दोनों के बीच में भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो क्या सबके बारे में अलग अलग पढ़ पाना पॉसिबल है? काऊ के बारे में अलग से पढ़े, ऑक्स के बारे में अलग से पढ़े, उसके बाद हॉर्स के बारे में अलग से पढ़े, डंकीज के बारे में अलग से पढ़े, मैंस के बारे में अलग से पढ़े, फ्रॉग के बारे में अलग से पढ़े। पॉसिबिलिटीज हैं क्या? पॉसिबिलिटीज नहीं है कि ये सारी चीजों को हम अलग अलग करके पढ़ पाए या सारी चीजों के बारे में अलग अलग जानकारियां प्राप्त कर सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म के उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या किया जाता है कि इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इनके क्लासिफिकेशन की जाती है। और ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है ये हम समझेंगे आगे के क्लासेस में, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई? तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बांटना, ग्रुप्स में बांटना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? ग्रुप्स के अंदर बांटना। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या रखे गए हैं हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अब देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे वो कैरेक्टर्स को रखा गया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही चीजों को अलग अलग किया जाएगा। जैसे अ पार्टिकुलर फंक्शन जो है या फिर फीचर जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मान लीजिए कि हमारे 5 उंगली है, तो 5 उंगली और किन किन जानवरों के अंदर पाए जाते हैं? सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि हमारे अंदर ये पंजा पाया जा रहा है, ये इस तरीके का पंजा आपने और किन किन जानवरों के अंदर देखा है। तो ये क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया, जिसके आधार पे हम एक ग्रुप बना सकते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर जॉ पाए जाते हैं, यानी कि सॉरी जॉ नहीं, ये पॉ पाए जाते हैं, ये पंजे पाए जाते हैं, उनको हम एक अलग क्लास में बना दिए, एक अलग ग्रुप में बांट लिए। जो ऑर्गेनिज्म जो हैं अगर उनका वो कलर चेंज कर सकते हैं अपना, उनको हम एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स लिए गए और उन्हीं कैरेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया, ठीक है। अब देखिए, एरिस्टोटल एक अरस्तु नाम के वैज्ञानिक आए जो कि ग्रीक थिंकर थे, यानी कि ग्रीक देश का नाम है और थिंकर का मतलब वहां के विचारक थे, है ना। थिंकर का मतलब क्या होता है? विचारक, ठीक है। तो ग्रीक देश का नाम है, ये ग्रीक क्या है? कंट्री। ग्रीक एक कंट्री है जहाँ के थिंकर थे कौन? एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। हिंदी में इसको अरस्तु पढ़ते हैं और इंग्लिश में इसी को एरिस्टोटल के नाम से सुना। ठीक है। तो अरस्तु जो थे वो ग्रीक देश के विचारक रहे। उन्होंने क्या किया कि क्लासिफाई करने का काम किया एनिमल्स को, तो उसका कैरेक्टर नहीं देखा उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़े मुद्दे पे उन्होंने क्या किया कि जो लैंड पे रहने वाले जीव हैं उनको एक अलग ग्रुप में बांट दिया, जो वाटर में रहने वाले ग्रुप है जिनका हैबिटेट वाटर का था उनको एक अलग ग्रुप में बांट दिया, और जो एयर के में रहने वाले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्या किए? एक अलग ग्रुप में बांट दिए। लेकिन क्या लैंड पे रहने वाले सारे जीव एक जैसे होते हैं? बताइए, नहीं ना। क्यों? देखिए, लैंड पे रहने वाले हम भी हैं, एक मेढक भी है और साथ ही एक हाथी भी है। क्या तीनों का रंग रूप, कैरेक्टर, काम करने का तरीका, सोचने का जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की कैपेसिटी सब एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। उनका बॉडीली स्ट्रक्चर चेंज है, हमारा बॉडीली स्ट्रक्चर चेंज है, वो हाथी का बॉडीली स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज है। तो इस तरीके से इसके अंदर भी काफी सारी डाइवर्सिटीज थी, इनके अंदर भी काफी सारी डाइवर्सिटीज पाई गई और इनके अंदर भी काफी सारी डाइवर्सिटीज पाई गई। तो इतने बड़े पैमाने पर किसी भी चीज का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, इतने बड़े पैमाने पर किसी भी चीज को नहीं सीखा जा सकता है, और इसी के लिए फिर अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए कैरेक्टर की हेल्प ली गई, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को चुना गया जिनके हिसाब से जीवों को अलग किया जा सके। जैसे यूनिसेलुलर जीव अगर कोई है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया?
में जो बहुत छोटे जीव थे उनको क्या किया गया, यूनिसेलुलर्स में रखा गया, है ना। कुछ जीवों को यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से बने हुए थे उनको यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर करने के बाद अब इसमें वही जीव रखे जाएंगे जो कि एक सेल से मिलके बने हुए हैं, लाइक आपके अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए। तो ये एक सेल से अगर मिलके बना हुआ है तो ऐसे जीवों को हम यूनिसेलुलर की कैटेगरी में रखेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे। उसके अलावा जैसे ही अब दूध देने वाले, अब बच्चे देने वाले जीवों को एक जगह रखा गया, अंडे देने वाले जीव जो थे उनको एक कैरेक्टर माना गया और उनको एक ग्रुप में रखा गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, डिविजन्स, ये सारी चीजें बनाई गई, किंगडम बनाए गए। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बारी बारी से नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक आपको ये वीडियोस काफी पसंद आ रही होंगी। हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे समझाने का तरीका भी आपको काफी रोचक लग रहा होगा। तो अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।